सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे। नगमा तो चुरा लिया, जज्बा कहां से लाओगे? चोर चौकीदार हुआ बेनकाब, पहले शोर फिर खामोशी। जीत सिर्फ इंसाफ की होगी, पार्लिमानी हो या सदारती, लेकिन हो अवामी। इंसाफ तहरीक इंसाफ की तरजीह नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और यह है मेरी जंग। भारत के चौकीदार ने पाकिस्तानी नगमा चुरा लिया। भारत से जिस बुरी चीज की उम्मीद रखी जाए कम है। अपने किसी भी मामले में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने के अलावा नक्काली का फन भी भारतीयों को खूब आता है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा राजा सिंह ने तो हद ही कर डाली। साहिर अली बग्गा की कंपोजिशन और इन्हीं की आवाज में गाया हुआ नगमा पाकिस्तान जिंदाबाद चुरा लिया। दुश्मन सभी हम तुझे ना छोड़े, मेरे दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, हिंदुस्तान। चुराया हुआ नगमा और ऊपर से ऐसी बदसूरत आवाज और अंदाज, अल्लाह ही बचाए। राजा सिंह की इस हरकत पर तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने जाती अकाउंट से इस चोरी का पोस्टमार्टम किया और कहा कि नगमा कॉपी करने पर खुशी है, सच बोलने की भी कॉपी की जाए, क्योंकि जिस तरह ISPR की तरफ से सच बोला गया, हर चीज सच बताई गई और भारत की तरफ से हमेशा झूठ बोला गया। और अब साहिर अली बग्गा साहब की आवाज, अंदाज और इस नगमे को गाने का जज्बा मुलाहिजा करें। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं राजा सिंह को कहना चाहूंगा कि नगमा तो चुरा लिया, लेकिन साहिर अली बग्गा जैसी आवाज, अंदाज और सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों जैसा जज्बा कहां से लाओगे? ISPR का जादू भारतीयों के सर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें ISPR के तैयार करदा नगमे को भारतीय स्कूल के बच्चे गा रहे हैं। बीजेपी की चोर सोच के मालिक राजा सिंह जी, सिर्फ तरानों से जंगें नहीं लड़ी जाती, इसके लिए जज्बा भी चाहिए होता है। जरा इस भारतीय फौजी की मां की हालत मुलाहिजा करें जिसका बेटा महाज जंग में मारा गया था। मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आज बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान अब वतन से मोहब्बत का जज्बा किसे कहते हैं?
यह आपको शहीद पाकिस्तानी फौजी की मां की आवाज और अंदाज से झलकता मिलेगा। बिलाल जफर ने ऑपरेशन पर जाने से 3 दिन पहले मुझसे मुलाकात की। एक दिन वो मेरे पास बैठा हुआ था और मुस्कुरा के बोला, मां जी आपको कैसी मौत अच्छी लगती है? मैंने कहा बेटा मौत भी किसी को अच्छी लगती है? कहता नहीं मां जी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। फिर एकदम खड़ा हो गया और गेट की तरफ मुड़ कर कहा, मां जी फर्ज करें आप इधर ही बैठी हूँ, ये गेट खुले और 2 अफसर आगे आगे आए और आपके पास आके सलूट करें और आपको कहें मां जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया। तो अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बीजेपी रहनुमा राजा सिंह ने चुराया हुआ पाकिस्तानी नगमा भारतीय फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गाया, लेकिन खुद इनका मजाक सोशल मीडिया पर भारतीय आवाम भी उड़ा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद नगमे के कंपोजर और गुलकार साहिर अली बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहिर अली बग्गा साहब, पूरा पाकिस्तान आपका फैन है, मैं भी आपका फैन हूं। कमाल अपने नगमा तख्लीफ किया, गाया भी कमाल, जज्बा कमाल। किस किस चीज़ की तारीफ करें कि अब भारत से भी ये इसकी नकाली होगी, लेकिन कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। ये जो राजा सिंह ने बाजा बजाया है, राजा ने जो बाजा बजाया, आपने कैसे महसूस किया ये सुनकर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। मैं सुबह उठा था तो पहला काम ही मुझे सामने यही मैंने मोबाइल पे देखा कि किया, तो मुझे तो बहुत एक फजूल सी बात लगी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंडिया का जो म्यूज़िक है बिल्कुल इतना सा म्यूज़िक है, उनके पास भजन के अलावा कुछ है ही नहीं। और जितना भी ये म्यूज़िक उठाते हैं ये सारा कोई कोरियन म्यूज़िक होता है, कोई वेस्टर्न म्यूज़िक होता है, कुछ हमारे पाकिस्तानी पुराने गाने भी इन्होंने उठाए हैं बहुत बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने ये जो साहब हैं जिन्होंने किया है, ये इनका कोई है कुछ नहीं इनके पास करने के लिए। ये हमारा जी जी दिल चीज़ है कि ये दिल की आवाज़ है, क्योंकि हम अपने मुल्क से एक साफ मोहब्बत करते हैं, साफ दिल से मोहब्बत करते हैं। हमारा एक जज्बा जो है वो हमें पता है कि हम सच पे हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है वो सच पे है। हमारी पाक फ़ौज जो है वो अमन के लिए लड़ रही है दुनिया में, और उनका सबसे बड़ा उनको यही है कि हमेशा अमन के लिए काम किया है उन्होंने। बहुत अच्छा साहिर, लगता है कि इखलास की भी जी नीयत और इखलास की भी शायद एक बड़ी चाशनी होती है, लज्जत होती है, असर होता है। वहां ये जब गाया है राजा सिंह ने, तो ये बीजेपी के लिए कह लें या फौज के चक्कर में कि इलेक्शन में वोट पड़ जाएं, इस तरीके उनकी नीयत कुछ और थी। जब आपने गाया, जब इसको कंपोज किया, आपने क्या सोचा? क्या कुछ ज़हन में था कि इतना कमाल के वहां पर फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन में जब ये नगमा वहां पर चल रहा था और जो जज्बे से नारे लग रहे थे, लगता है कि वो पूरे भारत में गए हैं, वो सुने गए हैं और वो आसाब पर असर कर गया है आपका ये नगमा भारत के? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें बात सीधी सी है, सच जो होता है वो सब पे असर कर जाता है। सच ऐसी चीज़ है कि वो उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो सच हो तो कोई भी इंसान हो जो अकल रखता है, शाऊर रखता है, जो साफ दिल रखता है, उसको समझ आ जाती है कि सच है। तो मेरा असल में यही था कि जो हमारे साथ हो रहा था उन दिनों में, 23 मार्च से पहले जो भी बना था, आपको पता है मुल्क में हालात बने थे जो इंडिया पाकिस्तान के, तो उसमें एक पूरी कौम जो थी, वो पूरे पाकिस्तान की कौम जो थी पाक फ़ौज के साथ थी, और अब भी यह हमेशा रहेगी। उस वक़्त माहौल ऐसा था कि वो साथ थी। तो मुझे भी एक जज्बा ऐसा था कि यार ये किस तरह की फजूल सी बात कर रहे हैं और फजूल सा एक हमें इल्ज़ाम कर रहे हैं। तो उसमें फिर अल्लाह ने दिखाया भी उनको। इसमें फिर मेजर इमरान रज़ा है जिन्होंने बड़ी बहुत सारे जितने भी नेशनल सॉन्ग हैं ISPR के, वो सारे वही लिखते हैं। तो ऑलमोस्ट 80% 90% मैंने ही कंपोज किए हैं, कुछ मैंने गाए भी हैं। इसी तरह ये भी उन्होंने ही लिखा था मेजर इमरान रज़ा ने। और जो हमारे DG ISPR हैं आसफ गफूर साहब, उन्होंने बड़ा हमें जज्बा दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरी जो ब्रीफिंग है आपको कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल आप खुद देख रहे हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, हम नीयत से करने वाले लोग हैं, तो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये दिल से निकला, ना मैंने बनाया ना इमरान ने लिखा है। इमरान के भी दिल से निकली हैं वर्ड्स, मेरे भी कंपोजिशन या मैंने गाया उसको वो बिल्कुल दिल से गाया गया। तो इसलिए ये दिलों पे असर भी किया है इसने। अगर भारत में भी ये अगर कहीं कोई कह रहा है कि अगर हमने इसकी कंपोजिशन ऐसी बनाई है कि अगर हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, तो कुछ कोई वर्ड दूसरा भी लगा लें यहाँ पे, वो दिमाग में वही चलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही है ये।
बहुत अच्छे, बहुत। लेकिन साहिल बग्गा, ये एक तो कॉपीराइट का भी इशू होता है, पता नहीं वो भारत को नजर नहीं आता। और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने गाया तो वो एक यकीनन वतन से मोहब्बत का जज्बा है और उसकी वजह से हमें इतना खूबसूरत लगा, उससे एक वाबस्तगी। लेकिन वैसे भी अगर देखें क्वालिटी वाइज भी, तो जिस तरह उसने गाया है राजा सिंह ने, उससे क्या कोई जज्बा कहाँ जागना है? वो तो एक मजाक बन गया भारत में। या देखिए, ये वैसे ही ये जो पार्टी है या उनका जो बंदा जो गा रहा है, उसको वैसे तो पता ही नहीं है कि म्यूज़िक का क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो एक वैसी फजूल उन्होंने हरकत की है, एक अपने आप को और ख़राब करने के लिए। मतलब इतने बेवकूफ़ हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको पता भी है कि पूरी दुनिया से उनको एक शेय मिल रही है, तो वो ये हरकत करके और लेना चाह रहे हैं। वो समझ नहीं आ रही उनको, मेरा ख्याल है पागल है वो। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जिस बात की खुशी है, जो हम करना चाहते थे, जो पाक फ़ौज करना चाहती थी, एक ये मैसेज बना के इस गाने को, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये गाना इंडिया में बज रहा है, ये नेशनल सॉन्ग इंडिया में बज रहा है। हमारी जीत सबसे बड़ी ये है कि इंडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है। बहुत तो मुझे सिर्फ इस बात की बहुत खुशी है, मेरे रोंगटे इस खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि भी चले, पाकिस्तान में तो सारी दुनिया ने पसंद किया, पाकिस्तान, हर पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है ये। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में भी अगर ये पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा इससे बड़ा मुझे दुनिया में कोई अवार्ड नहीं है मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मुझे कभी कोई मिलेगा भी नहीं। जो अल्लाह ने मुझे ये जो शर्फ बख्शा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ इस चीज़ पे कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सका हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा अपने मुल्क के लिए करता रहूँगा, और मुझे जितने भी मैं दुनिया में काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं जब भी मुल्क के लिए खड़ा हूँगा, मैं फ़ख्र से खड़ा हूँगा और मेरे दिल जान से खड़ा हूँगा। मैं हमेशा तैयार हूँ मुल्क के लिए कुछ भी करने। ये मिली नगमों का एक यकीनन असरात होते हैं। 1965 की जंग हो, हमने देखा उस वक्त मैडम नूर जहां की बात की जाती है, दीगर हम देखते हैं जितने नगमे पाकिस्तान में गाए गए मुल्क की मोहब्बत में, दुनिया में कहीं नहीं है। ये तारीख है दुनिया की, तो इससे पता लगता है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने वतन से। आप आगे भी ये सिलसिला इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जारी रखें। लेकिन आपके गानों की, मिली नगमे की इतनी मकबूलियत के बाद अगर भारत से आपको ऑफर आती है, क्योंकि उन्होंने अपना टैलेंट तो देख लिया है कि किस तरह का वहां पर है, तो आप क्या सोचेंगे उस पर? यार हमारा टैलेंट जो है, देखें मैं आपको बताया, मैंने पहले भी बताया कि इंडिया के पास अपना भजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जो उनकी कंपोजिशन होती है, जो हमने सीखने में मिला है, जो हमने सीनियर से, अपने उस्ताद लोगों से सुना भी है, सीखा भी है, और ख़ुद उसको हमने चेक भी किया है, सर्च भी किया है इस चीज़ पे। तो उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कुछ भी आप देख लें, जितने भी गाने हैं सारे उठाते हैं वो गाने। आप बड़े से बड़ा इनका गाना है, मैं आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा कि वो आप कॉपी कोई भी गाना उनका लगाएं, बहुत बड़ा गाना है, उसका कॉपी वर्जन पड़ा होगा साथ के भी, यहाँ से उन्होंने उठाया। और मैं सबसे बड़ी बात ये करना चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे दिल को लगती है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे जाके वहाँ पे मुफ्त गा रहे होते हैं गाने, उनसे पैसे भी नहीं लेते फेम लेने के लिए। तो हमारे मुल्क में वो, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे उनको कोई काम करने को कह दो, कि नेशनल सॉन्ग गाने को कह दो, तो इतने इतने सारे पैसे बताते हैं वो, कितने पैसे लेंगे। तो इंडिया में ये बिल्कुल मुफ्त गाते हैं कि हमें मिलेगा। तो ये इनका वहम है कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया से बहुत फेम आ जाता है। जैसे मुझे अदनान समी खान साहब पे बहुत अफसोस है, उन्होंने पासपोर्ट वापस किया पाकिस्तानी। वो किस लिए किया? कि पाकिस्तान में कोई उनके लिए जॉब नहीं है, या क्या म्यूज़िक करके क्या कर लेंगे वो, इंडिया में क्या हो रहा है। तो इस म्यूज़िक के लिए और अपने कैरियर के लिए, अब एक सिर्फ फेम के लिए उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। मैं इस बात पे बिला किसी भी चीज़ के, मैं उनको इस बात पे बिल्कुल शेम करता हूँ। और जितने हमारे पाकिस्तानी और लोग हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खड़े हों। अपना घर है, अपना घर छोड़ने वाला बगैरत होता है और कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ उनको यही मैसेज दूंगा। इन्होंने जब भी पाकिस्तान के लिए हुआ, मैं पिछले दिनों टीवी में भी देखता रहा, न्यूज़ में भी देखता रहा, हमारे जितने बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े नाम हैं, इन्होंने किसी ने भी एक वर्ड नहीं बोला जब इनको बैन किया गया इंडिया से। कोई कह रहा है जी मेरे 15 गाने आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी मेरे 20 गाने आ रहे हैं। ये माफिया मांग रहे हैं अपनी तरफ से कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हमें गाना तो कमाएं, हमें ये तो करें। अब कितना पैसा उन्होंने क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, उन्होंने क्या करना है, ये तो अब अपना घर देखना चाहिए, अपना मुल्क देखना चाहिए, अपनी इज्जत देखनी चाहिए। किसी ने भी एक वर्ड नहीं बोला आके। तो उसमें मैं ही खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमेशा खड़ा हूँगा। जो मेरा काम है मैं उससे अपना जज्बा, मैं जो मेरे दिल है मैं उससे इंशाअल्लाह ताला मनवाता रहूँगा। और मेरी जीत है ये कि जहाँ पे ये जाके मांगते हैं गाना, जहाँ पे जाके ऐसे खड़े हुए होते जाके ये, वहाँ पे मेरे गाने पाकिस्तान जिंदाबाद मेरी आवाज़ में हो रहा है। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई
खुशी की बात नहीं है। और मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं, पूरी दुनिया में भी कोई भी मुल्क को कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंडियन भी होगा तो वो कहेगा कि ये हुब्बे वतन आदमी है, इसने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है, वो मुझे बुरा नहीं कह सकते। इनको वो फिर भी बुरा कहेंगे कि ये वहाँ आके मांगते हैं। तो मैं इनके खिलाफ हूँ, बहुत बिल्कुल मैं साफ सीधी बात करता हूँ कि मैं बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ हूँ जो पाकिस्तान को साइड पे करते हैं। साहिर अली बग्गा, एक तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और इससे पता चल गया, इस बात से भी साबित हो गया कि हम टैलेंट में भी भारत से बहुत आगे हैं और अपने वतन में अगर मेहनत की जाए, जज्बा हो, लगन हो तो पूरी दुनिया में नाम बनाया जा सकता है। हम किसी के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका मैंने देखा है यूट्यूब पर भी करोड़ों आपके गाने जो करोड़ों दफा देखा जाता है तो पूरी दुनिया में, और ये नगमा भी पहचान बना है आपके भी, हमारे वतन की भी, तो बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह का खास करम होता है कि इतना ही मकबूल हो गया कि फिर दुश्मन भी इसको गाने पर मजबूर हैं। कमाल कर दिया आपने। अगर जानते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ अगर बोल आप इसके, ताकि पता चल जाए उनको जो भारत में भी लोग देख रहे हैं कि असल गाने वाला जो है वो यहां बैठा है और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, साहिर अली बग्गा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है अब राजा सिंह ने भी सुन लिया होगा ये आवाज़, ये अंदाज़, और पूरे भारत ने भी देख लिया होगा। यानी कहीं तो शर्म आनी चाहिए, झूठ, नकल और चोरी की इंतहा हो रही है। पाकिस्तान की बात एक दफ़ा फिर करते हैं, सियासत पर आते हैं। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क में जारी एहतसाब और एहतसाबी इदारों की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। इसीलिए अपने दौरा लाहौर में इन्होंने वज़रा को यह टास्क दिया कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब करें। सो आज हुकूमती टीम ने करप्शन की इस दास्तान के राज मीडिया पर आकर खोले। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा यह किया कि शरीफ खानदान ने मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी। इन्हीं के दौर में काले धन को सफेद करने के लिए मुआशी इस्लाहात के नाम पर 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट मुतारिफ कराया, जिसके तहत बैरून मुल्क से आने वाली रकूम के बारे में सवाल नहीं पूछा गया। फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार को जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड करार दिया। पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी है। 1996-97 में और 97-98 में अथॉरिटीज़ ने नोट किया कि बहुत सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई हैं और इसके पीछे कंपनी है हुदैबिया पेपर्स मिल। इकोनॉमिक हिटमैन इसहाक डार को हायर किया गया। इसहाक डार ने ये एक नॉवल तरीका इंट्रोड्यूस कराया मनी लॉन्ड्रिंग का कि उन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए, जाली अकाउंट्स में पैसे डाले गए। आसिफ जरदारी साहब ने नई इनोवेशन दे दी इस सारे मामले को। उन्होंने यहाँ पर तो जाली अकाउंट्स खुलते थे और उन अकाउंट्स की बात आती थी। जरदारी साहब ने पूरा फवाद चौधरी ने इंकशाफ यह किया कि आमदन से ज्यादा असासों का केस शुरू होते ही शहबाज शरीफ फैमिली के अफराद बैरून मुल्क जाना शुरू हो गए। पहले दामाद अली इमरान, फिर बेटे सलमान शहबाज, इसके बाद अहलिया नुसरत शहबाज अपनी बेटियों के हमरा वतन से चली गई। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने इल्जाम यह लगाया कि पीपल्स पार्टी के नायब चेयरमैन आसिफ जरदारी पर इल्जाम है कि उन्होंने करप्शन के मामले को जिद्दत बख्शी थी और इस मकसद के लिए एक बैंक ही खरीद दिया। अपनी इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और हमाद अजहर ने जहां शरीफ खानदान की करप्शन की पूरी ट्रेल बताई, वहीं नैब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। देखना यह है कि इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत एहतसाब के बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। अब तक का मुशाहिदा यही है कि पहले शोर होता है, फिर खामोशी। दलील इसकी पनामा केस के आगाज से इंजाम तक नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के बयानात हैं कि पहले तो बड़े बयानात दिए जाते थे, इदारों के खिलाफ बोला जाता था, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा तो फिर खामोशी। ये नहीं हो सकता कि 20 करोड़ अवाम किसी को अपना वजीर आजम मुंतखब करें और कुछ लोग बैठकर उसको वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दें। आप जिन्होंने नाजायज मुझे नाअहल करार दिया है, उनसे बदला लोगे। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती। ये किसको धोखा दे रहे हैं?
ये किसको धोखा दे रहे हैं? इनको ये नहीं पता कि नाअहली की मुद्दत, सियालकोट के बहन भाइयों, नून लीग के शेरों, ये बात समझ लो, नाअहली की मुद्दत ताहयात नहीं है। नाअहली की मुद्दत ताहयात नहीं है। नाअहली की मुद्दत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये फैसले देने वाले इन कुर्सियों पे बैठे। लेकिन ये सब माजी की बात थी। अब मरियम गोशा नशीन और नवाज शरीफ खामोश, जिन्हें सियासत के जहां दीदा फजलुर रहमान तमाम तर कोशिशों के बावजूद एहतजाज पर कायल नहीं कर सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बिल्कुल वही काम कर रही है जो नून लीग ने किया। आसिफ जरदारी के केसेस अभी अदालतों में हैं, वो और बिलावल भुट्टो दोनों मिलकर हुकूमत और नैब को ललकार रहे हैं। बैंड फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। ये जितने भी हैं इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है सवाए टीवी पे बकवास करने के, और इनको कुछ नहीं आता। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है कि कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? तो ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफी मजाक हो चुका है। आज मैं उन तमाम कुव्वतों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। इमरान को वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है। वो मुल्क में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले हकूक खत्म करना चाहता है। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतिसाब से नहीं डरा सकते। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तो अब जो तकरीरें हो रही हैं माजी में इसी तरह की मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रहे थे, लेकिन अब खामोश है। पुराने पाकिस्तान में तो एहतसाब ख्वाब था, ख्वाब रहा, मजाक बना। अब नया पाकिस्तान है, यहाँ ये धमकियां रंग दिखाएंगी, एहतसाब की तलवार चलेगी, या फिर माजी की तरह कुछ अरसे शोर के बाद मुकम्मल खामोशी छा जाएगी। बात करेंगे, हमारे साथ 2 जहांदीदा और ज़ीरक सियासतदान मौजूद हैं। नून लीग के शेख रुहेल असगर साहब और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा। कायरा साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाह रहा हूँ पहले शेख साहब से बात कर ली, क्योंकि आज ज़्यादा वार तो पहले शहबाज शरीफ फैमिली पर हुए हैं। शेख साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फैमिली अगर बेगुनाह है तो कानूनी तरीके से अपनी बेगुनाही साबित करें। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की होती है तो जवाब में फिर मीडिया पर नून लीग भी आती है। ये शोर मचाकर एहतसाब और इदारों को बदनाम करना क्या ज़रूरी है? अपने बुखला के साथ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी उससे पहलू तय की हो। हाँ, जहाँ कहीं उनका हक होता है वो बात ज़रूर करते हैं। जहाँ पे उनकी हक तलफी होती है या उनकी बात नहीं सुनी जाती, उस पर आवाज़ उठाना तो हर किसी का हक है यार। आप उसको तो आप सलब नहीं कर सकते, आवाज़ दबा नहीं सकते, आप घूंट नहीं सकते आवाज़। और जहाँ कहीं कुछ समझ आती है कि यहाँ पे कोई गलत बात हो रही है या कानून के मावरा बात हो रही है, तो फिर उस पर तो अपनी आरा या अपनी आवाज़ उठाना तो हर किसी का हक है, उस पर आप कदगर नहीं लगा सकते। हक है बोलने का, और वो तो आइन ने आपको दिया हुआ और उसको वो आप ख़त्म नहीं कर सकते ना। ये तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा और क्या वो साबित करें। यानी बयानात आते रहेंगे, बयानात आते रहेंगे, लेकिन मरी और नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, शहबाज शरीफ और फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। कायरा साहब, ये फरमाएं कि आज बड़े सख्त इल्ज़ामात फिर सामने आए हैं कि जरदारी साहब ने करप्शन में जिद्दत लाए, पूरा बैंक ही उन्होंने खरीद लिया और सिंध की सारी दौलत हड़प कर गए। क्या जवाब देती पीपल्स पार्टी इन इल्ज़ामात का? मौक़िफ़ हमारा बड़ा सिंपल है जी। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने एक लाइन पकड़ी हुई है कि मुखालफों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाओ और इतने इल्ज़ाम लगाओ कि वो सच लगने लगे और कौम उसी सहर में गुम रहे, उसी परेशानी में रहे। ये अपने तमाम तर वादों में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, करप्शन के दावे करने वाले अपने गिरदो नवा में बैठे, अपनी जमात में, अपने अलाइज में बैठे हुए सारे करप्ट जितने लोग थे, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? दूसरों को करप्ट कहने से पहले अपने आप तो साफ करें।
और जहां तक ताल्लुक ये है कि बाकियों को कौन सी नई बात, आज वही वाहियात गुफ्तगू है जो पिछले 6 महीने से जारी है। वही इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, वही फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, वही बाकी उनके लोग हैं। यही शहजाद अकबर है जो परवेज मुशर्रफ के साथ था, उस वक्त भी इसके यही तरीकेकार थे। ये बड़े बुलंदबांग दावे थे कि जी हमने इतने पैसे वहां पकड़ लिए, वहां से इतने पैसे अकाउंट पकड़ लिए, इतने अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर हम ले आएंगे। किधर गए वो सारे दावे? ये झूठ के पलंदे हैं और इतने जोर से कहे जा रहे हैं। और मुझे हैरानगी है, मुझे अपने मीडिया के दोस्तों से भी गुजारिश करनी है कि ठीक है, आपकी मजबूरियां हैं कि हुकूमत ने, अगर हुकूमत अपोजिशन को गाली देती है तो आपने वो चलानी है, वो गाली आप जरूर चलाइए, लेकिन उस गाली को इतनी दफा ना चलाइए कि हुकूमत एक दफा गाली दे आप 10 दफा चला दे। जब तक किसी भी इल्जाम के साथ सबूत नहीं है, किसी इल्जाम के पीछे कोई कायर साहब आप यकीनन में हैं, गुस्से में हैं, इस बात को जारी रखेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि फिर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, कोई तहरीक लाने वाली है, क्या ला सकेगी। और शेख साहब से भी पूछूंगा कि क्या वजह है कि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं जब शहबाज शरीफ फैमिली ज़ेरे एहतसाब है। ब्रेक के बाद बात। हम बात कर रहे थे आज की हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगीन इल्ज़ामात लगाए गए शहबाज शरीफ फैमिली पर, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, किस तरह 3 अरब रुपया बाहर से मंगवाया गया और फिर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह होती रही, सारा कुछ बताया गया। इसी तरह जरदारी साहब के बारे में बात की गई और कहा गया कि 3 खानदान, नवाज, शहबाज और जरदारी खानदान ने ही मुल्क को तबाह किया, इस हाल में पहुँचाया। मसाइल की जड़ हैं तीनों खानदान। शेख नूर असगर साहब, इस तनाजुर में एक बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब जब शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली ज़ेर-ए-ताब हैं तो हमजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा खामोश हैं, क्यों? अच्छा नहीं, मैं वैसे एक आपको गुजारिश करूं, हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र है। पनामा को अगर आप पनामा लीक्स की बात करते हैं, पनामा पेपर्स की बात करते हैं, तो आप पूरा कंगाल के देख लीजिए, आपको किसी सफ़े पे ना मियां नवाज शरीफ का नाम नज़र आएगा, ना मियां शहबाज शरीफ का नाम नज़र आएगा। और बेटी का नाम था मरीम का, तो उसमें बेनिफिशरी तो नहीं थी वो। अब उसको नथी कर देना नवाज शरीफ साहब के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, उसकी क्या लॉजिक थी, क्या मंतक थी, क्या उसमें चीज़ें थीं, मैं तो कम से कम समझने से कासर हूँ। अगर आप इस पे भी मैं आपको अगर दावत दूंगा कि आप जो बड़े गैर जानबदार, कानून को समझने वाले, कानून की तशरीह करने वाले, कानून को नाफिज करने वालों की अगर आप बात सुनेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप पे वाज़ेह होती चली जाएंगी। तो उसमें तो उनका जिक्र ही नहीं था और खामोशी, जिनका जिक्र था उनको किसी ने पूछा ही नहीं, उनसे किसी ने बात पूछ नहीं की। मेरे ख्याल में 450 से ज़्यादा नाम थे। शेख साहब, खामोशी वाली बात नहीं कि भाई है, मैं कायरा साहब से जरा कायरा साहब, ये एक तरफ तो पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती कि इदारे हमारे खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी को रिलीफ नहीं मिलता। आज तो वज़ीर आज़म के मुआम खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर खुद हैरान हैं कि इतने सबूत होने के बावजूद जमानत कबल गिरफ्तारी होती चली जा रही है, कैसे? देखिए, उन्होंने आज तक कौन सा सबूत दिया साहब के खिलाफ, कौन सा सबूत दिया? उन्होंने अदालत में गए, नैब की अदालत में, जहां पर रेफरेंस फाइल किया, वो रेफरेंस अधूरा था। अदालत ने इनकी FIR को रेफरेंस तस्लीम किया। अदालत ने कहा प्रोसीड करें, हमने कहा प्रोसीड करें। FIR जो है, जो नैब है, उसने टाइम मांगा। उन्होंने कहा जी हमने एडिशनल रेफरेंस फाइल करना है। तो पहले का 6 महीने झक मारते रहे। पहले इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। पहले केस यहाँ इस्लामाबाद से यहाँ लेके आए कराची से, और उस केस में तैयारी कालम यह है कि एडिशनल रेफरेंस है, ओरिजिनल रेफरेंस में कुछ नहीं है। अब हमने कहा जी ठीक है, हम कह रहे हैं आप प्रोसीड करें, वो टाइम मांग रहे हैं। इसी तरह हम लाहौर हाई कोर्ट में जब गए इस्लामाबाद में, तो वहां पे भी जो टाइम मांगा है 29 तारीख का, ये नैब ने मांगा है। हमने सिर्फ इतना कहा जी प्रोटेक्टिव बेल, ताकि हम अपना पेश होकर अपना मौकफ देते हैं, हम तो पहले भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें 29 तारीख दें। टाइम नैब ले रहा है, तैयारी अपनी नहीं है, पेपर वर्क मुकम्मल नहीं है, चीज सबूत कोई नहीं है। अब स्ट्रेटजी क्या है? पीपल्स पार्टी बयानात दे रही है, जलसे कर रही है, हुकूमत गिराने तक की बातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान भी मिल के आए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिले बगैर ये कामयाब नहीं हो सकती, चल ही नहीं पा रही हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीपल्स पार्टी से।
देखिए, हम कोई इस गवर्नमेंट को गिराने की बात तो कर नहीं रहे यार उसामा साहब। हम तो कह रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम इस बात का मुतहम्मल नहीं है। हम इस गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में नहीं है, वरना अगर पीपल्स पार्टी ग्रो थ्रू दे दे तो मुस्लिम लीग भी राजी हो जाएगी। मौलाना पहले तैयार है, हम इनका धड़न तख्ता कर दें। लेकिन सवाल ये है कि अब तो वो कहते हैं ना कि जो सेलेक्टर है वो भी परेशान है। अब हम सारे इसलिए परेशान हैं कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं और ये कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है, हर सेक्टर में नाकाम है मुकम्मल तौर पे। अब सवाल ये है कि अगर आपने कोई मुल्क में तब्दीली लानी है, इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, हमारे मुल्क के अंदर जस्टिस सिस्टम को डिलीवरी ठीक करनी है, तो आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। कहते हैं 10 साल में कोई लेजिस्लेशन नहीं की, यानी जहालत की इंतहा है। पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में इस मुल्क की रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है, आईनी तरामीम हुई है। पाकिस्तान के तारीख में मजदूरों के, औरतों के, इकोनॉमी के कौन से सेक्टर है, रेवोल्यूशन ऑफ पावर के कितने कवानीन बने। शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन हमारे दौर में हुई। कहते हैं लेजिस्लेशन नहीं हुई। आज ये गवर्नमेंट अगर लेजिस्लेशन नहीं कर पाएगी, कानून नहीं बना पाएगी, तो फिर लोगों की पकड़ का फर्ज करें इन्होंने यही नैब के कवानीन को दुरुस्त करना है और उसके लिए अगर इन्होंने एहतसाब ही करना है तो फिर अगर नैब के कानून में सुकम है तो कैसे दुरुस्त होगा? या उसका 2 तरीके हैं कि या तो हमारी तरह हम 125 मेंबरों के साथ पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड लेजिस्लेशन करके गए हैं ताकि, लेकिन हमने यूनानिमस किया, हमने सारी जमातों को शामिल किया ताकि जिस पे सब मुत्तफिक हो वो कानून साजी कर ली जाए, या तो वो मॉडल मौजूद है वो कर ले या अक्सरियत की बुनियाद पे करें। और अगर दोनों मॉडल नहीं चल रहे तो फिर विदाउट लेजिस्लेशन तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो हुकूमत को आपका मशवरा है कानून साजी की जाए, चले बेहतर लाया जाए, तो लगता है इस तरफ बात आगे बढ़ नहीं सकती। शेख साहब आपसे आखिरी सवाल, मैंने खामोशी की बात की थी, शायद मियाँ साहब उस खामोशी से फ़ायदा उनको हो रहा है तो शहबाज शरीफ साहब भी शायद खामोश ना पड़े, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जोर लगाते थक गए, लेकिन मियाँ साहब किसी एहतजाज के मूड में है नहीं। ये देखें, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि आप इसको मुस्बत भी ले सकते हैं, आप इसको मनफी भी ले सकते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि आपका मुल्क इस वक्त किस हालत में है। आपका मुल्क इस वक्त हालत जंग में है। बड़ी मुश्किल से आपने दहशतगर्दी पे काबू पाया था, आज फिर वापस आप उसी तरफ जा रहे हैं। कराची के हालात वापस उसी तरफ जा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द आप देखें, हिंदुस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे आप पे एग्रेशन कर रहा है, हमले कर रहा है, आपको सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसके बाद आप अपने दाएं तरफ देखें जहाँ पे सो कॉल्ड तालिबान थे, उनकी जो कार्रवाइयाँ थी उनमें तेज़ी आ गई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अगर इन हालात में जबकि आपकी फ़ौज पाकिस्तान जो इस वक्त बरशेक बेकार है, दोनों तीनों जानब, अगर आप यहाँ पे एजुटेशनल सियासत शुरू कर दें या आप गिराओ झिलाओ की मुल्क को यानी नुकसान ना हो, इसलिए मियाँ साहब खामोश है। मैं समझ गया। कार साहब आखिरी सवाल, फवाद चौधरी तो कह रहे हैं आपने जितनी बातें की कि इस वक्त मुल्क में महंगाई है, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, उस सब की वजह फवाद चौधरी ने कहा है सारे मसाइल, महंगाई, दीगर सब कुछ जो मुल्क की मीशत है, हालात हैं, सब की वजह यही 3 खानदान है, नवाज शरीफ, शहबाज खानदान और जरदारी खानदान। देखिए, अब इस पे तो यही काम, ये मीडिया का रोल है। यहाँ पे मीडिया को उनकी बातों का एनालिसिस करके कौम के सामने रखना होगा। पहले वो कहते थे $200 अरब बाहर रहे हैं, वो वापस आएंगे, $100 अरब हम कर्जा वापस कर देंगे, $100 अरब से पाकिस्तान में तरक्याती काम करेंगे, लहरें बहरे हो जाएंगी। किधर गए? वो कहते थे कि $12 अरब हर महीने हर साल पाकिस्तान से बाहर उड़ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम रोक देंगे। किधर गए? वो कहते थे हम पाकिस्तान का ट्रेड जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है, हम चाहते हैं कि हम इसको 50 अरब तक लेके जाएं। किधर ले गए? वो कहते थे कि जी पाकिस्तान में जो हमारा सर्कुलर डेट है वो बहुत ज्यादा है, हम बिजली सस्ती करेंगे। वो कहते थे पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस बहुत है, हम सस्ते करेंगे। किधर गए दावे? कुछ नहीं। वो दावे अगर गलत साबित हुए हैं तो आज इन 3 खानदानों की या 13 खानदानों की या 1300 खानदानों की दौलत जो है वो मसला है, तो पकड़ लो ना भाई। उसके लिए सिवाय गालियां देने के कोई सबूत तो दो। अदालतें मौजूद है ना तुम्हारे पास, तो जाके अदालतों में सबूत दे दो। वहाँ नैब वाले भी टाइम ले रहे हैं, ये भी टाइम ले रहे हैं, और अदालतों को भी मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और नैब के ऊपर भी। फवाद चौधरी साहब तो नैब पे भी बोल पड़े, आज अदालतों को भी मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। यानी सिर्फ पाकिस्तान में एक वो शख्स जो तारीख का सबसे बड़ा लोटा हर घर में जाके
हाजिरी देने वाला, भरने वाला बंदा आज वो असूल पे खड़ा है जो परवेज मुशर्रफ की भी मदासराई करता था, जो चौधरी शुजात के भी हमारी थे, जो जरदारी साहब के पाँव में भी बैठना अपने लिए फखर समझता था। आज वो इधर गया है, कल कहीं और बैठ के इनको गालियां दे रहा है। वो शख्स पाकिस्तान में आज सच्चाई का और बड़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी का बड़ा लंबरदार बन के बहुत शुक्रिया कायरा साहब, धुआंधार आप जवाब दिए, बड़ी मेहरबानी आपकी और शेख रुल हसन साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। निज़ाम में हुकूमत बदलने की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सोशल मीडिया पर सदारती निज़ाम के हक में और मुखालिफत में दलाइल दिए जा रहे हैं। 46 बरस पहले पार्लियामेंट में मुतफ़िक़ा राय से मंजूर होने वाले 1973 के आइन ने पार्लियामेंट निज़ाम के हक में इस सवाल को हल कर दिया था, मगर यह सवाल हर कुछ अरसे बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। यूं महसूस होता है कि सदारती निज़ाम की बहस का मकसद ये जायजा लेना है कि आया सदारती निज़ाम की हिमायत में ठोस राय आमा मौजूद है या नहीं। सोशल मीडिया पर मौजूद चंद अफराद की जानिब से सदारती तर्ज हुकूमत की जोश और वलवले के साथ तारीफ करने के बावजूद विफाकी या सूबाई कानून साज ऐवानों में से किसी एक ने भी इस सवाल पर कभी मुबाहिसा तक नहीं किया। सदारती निज़ाम की हिमायत में करारदाद मंजूर करना तो दूर की बात है, इस वक्त अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और तुर्की समेत दुनिया के अक्सर ममालिक में सदारती निज़ाम नाफिज है। इस निज़ाम में हुकूमत में सदर हुकूमत और रियासत दोनों का सरबराह होता है। सदारती निज़ाम में सदर बराह रास्त मुंतखब होता है और इख्तियारात का महवर भी वही होता है, लेकिन पार्लियामानी निज़ाम में वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से मुंतखब होकर इख्तियारात का मरकज़ बनता है और पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है। इस बारे में हम बात करते हैं। ज़ियाकार जनाब सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, ये जो अब एक दफ़ा फिर बहस छिड़ी है सदारती निज़ाम के हवाले से, कहा जा रहा है जी 1973 के बाद तो अब इस पर बहस ही नहीं हो सकती और पता नहीं क्या हो जाएगा अगर सदारती निज़ाम लाने की कोशिश हुई। देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि सदारती निज़ाम से पहले जो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी अफादियत खोता जा रहा है। कल भी आपने देखा कि चीफ़ जस्टिस जो है खोसा साहब ने कहा कि पार्लिमान जो है वो इंसाफ पर मबनी माशरा कायम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो 17 के करीब उन्होंने दस्तावेज़ात जो भिजवाई पार्लियामेंट को, उन्होंने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो पार्लिमानी निज़ाम जो है, जो दुनिया भर में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है उसके मुताबिक तो चलाया जाता नहीं है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं है, वज़रा पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं है, हमारे यहाँ जो स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं वो वहाँ पे फंक्शनिंग में नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो अपनी फंक्शनिंग के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में नाकाम हुआ है, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मसला जो है वो कानून साजी करना नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट फंड्स हैं। अरकाने असम्बली को भी कोई दिलचस्पी नहीं है कानून साजी से, वो सिर्फ और सिर्फ तरक्याती फ़ंड के असूल के लिए वहाँ जाते हैं। इसलिए जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर लोग ये समझते हैं कि शायद ये निज़ाम अपनी अफादियत खोता जा रहा है और हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, बुनियादी तौर पर तो हमें उसको जमहूरी खतूत के ऊपर इस्तवार करना है। इसलिए अगर कोई पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बात भी करता है तो ये कोई उचंबे की बात नहीं है। दुनिया भर के अंदर सदारती निज़ाम चल रहे हैं। ये जो सलमान आबिद साहब कहा जाता है कि जी पहले हमने देख लिया, अयूब दौर में देखा, अमरियत देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ इस ऐसे निज़ाम से। देखिए, इस बात को पहले हमें अपने इस फिक्री मुगालते से निकलना चाहिए कि पाकिस्तान में कभी कोई सदारती निज़ाम रहा है। पाकिस्तान में कभी कोई सदारती निज़ाम नहीं रहा। असल में यहाँ हमारे यहाँ फ़ौजी हुक्मरानों ने अपनी ज़रूरत के तहत, चाहे वो कोई भी फ़ौजी हुक्मरान हो, उन्होंने एक निज़ाम को सामने लेके आए, उसको एक सदारती रंग चढ़ाने की कोशिश की है। असूली तौर पे हम तो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ही रहे हैं, अलबत्ता फ़ौजी हुक्मरानों ने सदारती निज़ाम को एक बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे यहाँ जब ये बहस की जाती है कि सदारती निज़ाम नाकाम हो गया है, तो सवाल यह है कि सदारती निज़ाम आया कब था। वो तो फ़ौजी निज़ाम की ज़रूरत के तहत हमने एक उस मामला किया। हकीकी मानों में तो जिस तरह से अगर मसाइल लोगों के हल नहीं हो रहे और सदारती निज़ाम की भी है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर या मीडिया में दीगर जगहों पर, तो मौजूदा पार्टियां तो सदारती निज़ाम लाएंगी नहीं। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके बाद ही आ सकता है आइन में तब्दीली। तो ये जो है, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें, ये तो इसी निज़ाम का हिस्सा है, यहीं से फ़ायदा उठा रही हैं। देखिए, सदारती निज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो सियासी जमातों की क़यादत है वो ये समझती है कि जो मौजूदा रवायती पार्लिमानी निज़ाम है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन अगर आप निजी महफिलों में बैठें तो बहुत से अरकान पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातों से है, सब ये इत्तफाक करते हैं कि ये निज़ाम अपनी हिफाजत खो रहा है और शायद हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना पड़े। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई सियासी जमात एक सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहती है, जिस किस्म की खबरें हम सुन रहे हैं
तो मैं ये चाहता हूं कि इसको एक लार्जर डिबेट के तौर पे लाया जाए और लार्जर बहस करके, मुशावरत करके, सियासी जमातों के अंदर इस पर मुशावरत हो, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान मुशावरत हो, तब आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरी बात यह कि अगर ये सदारती निज़ाम आएगा तो तरीक़ाकार तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट के 2/3 अक्सरियत के साथ आपको करना पड़ेगा। पार्लियामेंट उसको मंजूर करेगी तो यहाँ सदारती निज़ाम आ सकता है ना, या उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। वक्त मेरा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो बुनियादी बात यह है कि निज़ाम जमहूरियत का हो, चाहे सदारती जमहूरियत हो या पार्लिमानी जमहूरियत, अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो फिर लोगों का एतबार उससे उठने लग जाता है। असल बात यह है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। मेरी जंग जारी है।